Hello everyone. Today we will start a new topic, that is SN2 reaction. Substitution nucleophilic bimolecular reaction. Yeah? Taking the example of alkaline hydrolysis of alkaline hydrolysis of methyl bromide. है इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे CH3Br तो बनेगा क्या बनेगा मिथाइल एल्कोहल बनेगा। है Br निकल जाएगा। इसका रेट होता है वो दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू concentration of methyl bromide, or this one is nucleophile, concentration of nucleophile or hydroxide. ठीक है। अच्छा, यहाँ भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बायोमोलिकुलर क्यों हुआ? बिकॉज both the molecules nucleophile as well as alkyl halides is enhancing or taking part in the rate determining state. तो इसके कंसंट्रेशन का, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन का और हैलाइड के कंसंट्रेशन का, दोनों का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे पड़ रहा है। तो दो मोलेक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, दो डिफरेंट मोलेक्यूल, सो दैट इट इज कॉल्ड बायोमोलेकुलर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग चीज है और मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन अलग चीज है। ठीक है। इट इज ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू एल्काइल हैलाइड एंड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू एल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो ये हो गए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। चलो अब क्या देखते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है? मिथाइल ब्रोमाइड। ये बैक साइड अटैक होता है। न्यूक्लियोफाइल इस साइड अटैक करेगा, जस्ट लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड। यहाँ लिविंग ग्रुप क्या है? ब्रोमाइड। देखो ये काइरल कार्बन नहीं है। अगर काइरल कार्बन होता ये तो ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनाता। अब सुनो, ये क्या हो रहा है? पार्शियली अटैच हो रहा है और ये पार्शियली डिटैच हो रहा है। तो इसके कारण इस पे जो निगेटिव चार्ज है वो स्लाइटली रिड्यूस हो जाएगा और इस पे जो निगेटिव, इस पे कोई चार्ज नहीं है, वो स्लाइटली निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। ये क्या है? ट्रांजिशन स्टेट है। ये इंटरमीडिएट नहीं है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। अब समझो इसकी
स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? पहले बना लेते प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बनना है? ये कंप्लीटली अटैच्ड होगा और ये डिटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, ये इंटरमीडिएट नहीं है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, इसको आइसोलेट हम नहीं कर सकते। इंटरमीडिएट जो बनता है उसी को हम आइसोलेट करेंगे। तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। SN2 इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। SN1 क्या था? 2 स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, वो स्लो था। और नेक्स्ट था अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, वो था फास्ट। ठीक है, अच्छा, SN1 वाली जो वीडियो है वो भी आपको देखना है और ये भी देखना है, तब जाके SN1 और SN2 का कंसेप्ट क्लियर होगा। दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है। अब समझो ये क्या हो गया, ये डिटैच हो रहा है और अटैच हो रहा है। तो ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ये रिएक्शन को फेवर करेगा। स्टेबल कैसे होगा? इस पे भी पार्शियली निगेटिव चार्ज है, इस पे भी पार्शियली निगेटिव चार्ज। तो ये निगेटिव चार्ज अगर यहाँ लोकलाइज ना होकर के डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो क्या होगा? इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर H के बदले में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो जाए, सपोज CH3CO नहीं, तो क्या करेगा? ये रिएक्शन को इनहांस करेगा, इस SN2 को फेवर करेगा। NO2 लग जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, या इसके बदले में एलाइल ब्रोमाइड हो, बेंजाइल ब्रोमाइड हो, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन इनहांस होगा। ठीक है, यू हैव टू राइट डाउन दिस वन। समझ में आया? क्या है? बैक साइड अटैक होता है, जिसके कारण जो प्रोडक्ट बनता है ये कंप्लीटली, इसकी कन्फिगरेशन कंप्लीटली अपोजिट होती है। इसको बोलते हैं कंप्लीट इन्वर्जन। कंप्लीट इन्वर्जन। और इसको डिस्कवर किया वाल्डेन ने। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड वाल्डेन इन्वर्जन। वाल्डेन इन्वर्जन। अच्छा, ये सिमुल्टेनियसली अटैच होता है न्यूक्लियोफाइल और उसी समय ये डिटैच होता है लिविंग ग्रुप, सो दैट दिस इज ए कंसर्टेड प्रोसेस। दिस इज ए कंसर्टेड प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या क्या इसकी सिग्निफिकेंस है? इट इज ए सिंगल स्टेप प्रोसेस in which no intermediate will be formed। कोई केटायन नहीं बनेगा। ठीक है, ये बनेगा क्या? तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ठीक है, अब इसको देखो, पार्शियली अटैच्ड होगा और ये अपोजिट साइड से अटैच होगा। तो अगर ये इफ दिस कार्बन इज काइरल कार्बन, तो इसकी क्या हो जाएगी? कन्फिगरेशन कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगी। सो दैट इट इज आल्सो कॉल्ड कंप्लीट इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन दिस SN2 mechanism, which is also called Walden inversion. You have to write down. चाहिए कि यहाँ ये भी है, ये देखो अच्छी तरह। अगर ये बल्की ग्रुप होता, ये बल्की ग्रुप होता तो क्या होता? ये न्यूक्लियोफाइल आसानी से इस कार्बन तक, ये कार्बन क्या है? इलेक्ट्रोफाइल नहीं पहुंच पाता। इट मीन्स जितना स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगा उतना ये रिएक्शन फेवरेबल होगा। ये SN2 मैकेनिज्म उतना आराम से होगा।
तो स्टेरिक फैक्टर इसमें बहुत काम करता है। SN1 में क्या काम करता है, केटायन बनता है, तो केटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा SN1 मैकेनिज्म फेवर करेगा। इसमें स्टेरिक जितना ज्यादा कम होगा, स्टेरिक जितना कम होगा उतना SN2 फेवर करेगा। ठीक है। अच्छा एक बात और, इसमें जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट ये पोलर एप्रोटिक होता है, एप्रोटिक। ठीक है, इसको आराम से डिस्कस करेंगे अलग से। लेकिन अगर ये प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया, जैसे H2O हो गया, इथेनॉल हो गया, एसिटिक एसिड होगा, तब क्या हो जाएगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसकी सोल्वोलिसिस हो जाएगी। सोल्वोलिसिस हो गई मतलब कि इसको सॉल्वेंट ट्रैप कर लेगा अपने में, तो न्यूक्लियोफाइल है ये अवेलेबल नहीं होगा रिएक्शन के लिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन डाउन हो जाएगी। ठीक है। लेकिन एक बात, चाहे जो हो, सॉल्वेंट कुछ भी हो, न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो, लिविंग ग्रुप कुछ भी हो, लेकिन अगर ये 1 डिग्री हैलाइड है, 1 डिग्री हैलाइड है, बेंजाइल फिनाइल बेंजाइल छोड़ करके, बेंजाइल छोड़ दो आप, एलाइल छोड़ दो, अगर प्योर एल्काइल ग्रुप है, अटैच प्योर एल्काइल है और ये 1 डिग्री है, तो SN2 ही देगा, चाहे सॉल्वेंट कुछ भी रखो, चाहे न्यूक्लियोफाइल कुछ भी रखो। और अगर ये 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री है तो वो SN1 ही देगा, चाहे वो सॉल्वेंट कुछ भी रखो, न्यूक्लियोफाइल कुछ भी रखो। ठीक है। हाँ, सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है। किस केस में, फर्स्ट डिग्री के टाइम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में क्या चेंज कर सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कर सकता है, लेकिन मैकेनिज्म को चेंज नहीं कर सकता है। मतलब मैकेनिज्म को चेंज नहीं कर सकता मीन्स अगर 1 डिग्री हैलाइड है तो वो SN2 ही देगा, और 3 डिग्री हैलाइड है तो वो SN1 ही देगा। ठीक है। तो क्या बोला, सॉल्वेंट का, न्यूक्लियोफाइल का, इस सब का इफेक्ट केवल रेट ऑफ रिएक्शन पे पड़ेगा, मैकेनिज्म पे नहीं। इन केस ऑफ 1 डिग्री एंड 3 डिग्री अलग, 2 डिग्री पे पड़ेगा अलग, उसका हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये ट्राई डाउन दिस वन। इरेज कर दे। इसका एनर्जी डायग्राम दे, उसका एनर्जी डायग्राम याद है SN1 का, इसका डिफरेंट है एनर्जी डायग्राम SN2 का। फ्री एनर्जी, जी से डिनोट कर देते हैं, ये बढ़ रहा है ऊपर की ओर। रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट ये हो गया। एनर्जी डायग्राम, डायग्राम ऑफ SN2 रिएक्शन। ठीक है। ये एनर्जी डायग्राम है। ठीक है। यहां पे रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट मिथाइल ब्रोमाइड प्लस हाइड्रोक्साइड। ठीक है। ये ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेशन एनर्जी,
ठीक है, ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, और ये हुआ प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट की एनर्जी, फ्री एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है। वहां भी था SN1 में भी प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा थी और रिएक्टेंट की रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की कम। इसका मतलब कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट निकलेगा। ठीक है, तो ली चैटर्जीस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन डाउन। नहीं, ली चैटर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम कुछ भी करेंगे, ठीक है, तो वो उसको अपोज करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, हीट निकल रहा है, तो अगर और हीट सप्लाई करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में चलेगा जहां पे हीट डाउन हो, तो ये रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा। नहीं होगा रिवर्स ऑर्डर में तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन एटलीस्ट कम हो जाएगी। सो दैट दीज आर फिजिबल और इट विल बी एक्सेलरेटेड एट लो टेम्परेचर। ठीक है, दोनों में, SN1 में और SN2 में। ठीक है, दिस इज नॉट द इंटरमीडिएट, ध्यान रखोगे आप। और ये स्टेबल जितना ज्यादा होगा उतना SN2 फेवर करेगा। ये इस पे या इस पे कोई पे भी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया तो ये स्टेबल होगा। कार्बोनिल कार्बन लग गया, C3CO, NO2, ठीक है, तो स्टेबल होगा। ठीक, देखो इसको इरेज करते हैं। लिखा, चलो अब स्टीरियो केमिस्ट्री देखते हैं इसकी। स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री। 2 ब्रोमो ऑक्टेन का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं, 2 ब्रोमो ऑक्टेन। C6H13, C6H13, नहीं वेज से लगा दिया। वेज क्या होता है, टुवर्ड्स व्यूअर। ठीक है, ये हुआ आप, हमारे तरफ, आपके तरफ, और ये हुआ अवे फ्रॉम यू, अवे फ्रॉम द व्यूअर। ठीक है, अब क्या हुआ, ये बैक साइड से अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक करेगा। एक्सक्लूसिवली बैक साइड से, और C6H13 CH3, ये क्या है, लिवो 2 ब्रोमो
ऑक्टेन, 2 ब्रोमो ऑक्टेन। ठीक है, ये क्या बना, ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, ये फाइनली अटैच होगा और ये फाइनली डिटैच होगा। ये डेक्स्ट्रो टू ऑक्टेनॉल, डेक्स्ट्रो टू ऑक्टेनॉल। एक देखो, ये बैक साइड अटैच होता है, ये तो कंप्लीट इन्वर्जन होता है। यहाँ पे कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन of configuration। ठीक है, तो दिस इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री इन विच in SN2 only one product will be formed, either it is a chiral carbon or it is not a chiral carbon। लेकिन SN1 में अगर एक काइरल कार्बन है, एक ही काइरल कार्बन है, तो वी विल गेट 2 प्रोडक्ट, रेसिमाइजेशन होता है। लेकिन यहाँ एक ही प्रोडक्ट मिलता है और वो भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली अपोजिट। ठीक है, SN1 में और पढ़ाया था, एग्जाम्पल दिया था कि अगर एक से ज्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर मीन्स काइरल कार्बन है, ठीक है, और उसमें एक काइरल कार्बन है जहां पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, 4 कंडीशंस दिया था, उसको आप SN1 वाले वीडियो में जरूर देखना, उससे SN2 का भी क्लियर होगा और SN1 का भी। चलो, फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि SN2 को इफेक्ट करेंगे, इसको इरेज कर दे। चलो, समझते जाना है, अच्छी तरह से समझना है, आराम से वीडियो देखना है, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको बार बार देखना है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। कंसेप्ट तभी क्लियर होगा जब हम SN1 और SN2 दोनों का देखेंगे। इसके अलावा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है, SNI है, उसको भी देखना जरूरी है, उसका भी डिफरेंट वीडियो है, उसको भी आराम से देखना है। लेकिन पहले SN1 SN2 का वीडियो देखना है, कंसेप्ट क्लियर हो तभी आगे बढ़ना है। ठीक, फैक्टर्स, अफेक्टिंग SN2। ठीक है, तो सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए, फर्स्ट फैक्टर सबस्ट्रेट नहीं, सबस्ट्रेट होना चाहिए 1 डिग्री हाइलाइट। ऑर्डर होगा मिथाइल हैलाइड, ETBR 1 डिग्री हैलाइड, ये भी 1 डिग्री ही है। टू डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड, R3CBr, ये हो गया 3 डिग्री हैलाइड। ठीक है, ये जस्ट अपोजिट है
SN1 का, ये SN1 ज्यादा देगा, ठीक है, और ये SN2 ज्यादा देगा, ये SN1 ज्यादा देगा, ये SN2 देगा, और ये दोनों देगा डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स एंड सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसमें हैलाइड अगर चेंज हो नहीं तो क्या होगा ऑर्डर, आई BR लिविंग ग्रुप, लिविंग, ये क्या है, लिविंग ग्रुप है, तो जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा उसी ऑर्डर में इसकी रेट होगी, ठीक है। ये हो गया सबस्ट्रेट। यहां कौन एक्ट कर रहा है, इस पे कौन सा फैक्टर एक्ट कर रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा, हिंड्रेंस जितना कम होगा उतना SN2 फेवर करेगा, ठीक है। और जितना इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर मतलब कीटाणु को स्टेबलाइज करेगा वो SN1 को फेवर करेगा, ठीक है। ये तो सबस्ट्रेट के बारे में हो गया। अब सेकेंड फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इसको इरेज करें। सेकेंड फैक्टर क्या है, इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, क्या पोलर। सेकेंड फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। किस टाइप का सॉल्वेंट यूज करते हैं, मॉडरेटली पोलर एप्रोटिक। बहुत ज्यादा पोलर होगा तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं पोलर एप्रोटिक का। तो एग्जांपल है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये हुआ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान THF। ये हुआ डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ये क्या हुआ, H2 हो गया तो फॉर्मामाइड, यहां से दोनों H हटा के CH3 डाल दिया, डाइमिथाइल, ये हो गया डाइमिथाइल फॉर्मामाइड DMF, these are polar aprotic solvents। ये मैं बोला मॉडरेटली। अगर स्ट्रॉन्ग पोलर होगा तो क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी सॉल्वोलिसिस होगी, उसको ट्रैप कर लेगा। अब न्यूक्लियोफाइल ट्रैप हो गया, वो रिएक्शन कहाँ करेगा, करेगा नहीं। और मेनली वो रिएक्शन उसका कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हांस करता है या रिड्यूस करता है। अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन कम होगा न्यूक्लियोफाइल का तो रेट ऑफ रिएक्शन डाउन होगा। इट मीन्स अगर स्ट्रॉन्गली पोलर हो, ठीक है, और प्रोटिक सॉल्वेंट हो तो वो क्या कर देगा, न्यूक्लियोफाइल को ट्रैप कर देगा, किडनैप कर लेगा, ठीक है।
कैसे करेगा? बाय मीन्स ऑफ सोलोलिसिस, उसके चारों तरफ घेरा बना करके। ये आप SN1 का देखना वीडियो, उसमें क्लियरली दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये फेवर करेगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट यूज करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, लिख लिया? अब नेचर ऑफ, नेक्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। थर्ड वन, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो गुड न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? साइनाइड है, RSH है, थायोल्कोहल, RS माइनस है, RO है, आयोडीटाइड है, ब्रोमाइड है। These are good nucleophile for SN2, for good nucleophile for SN2 नहीं, और SN1 के लिए good nucleophile for SN1 होगा H2O, अल्कोहल, एसिटिक एसिड। These are good nucleophile for SN1. ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है लिविंग ग्रुप। You have to add down this one. लिख लिया? इरेज करें। फोर्थ फैक्टर है लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप फोर्थ फैक्टर है लिविंग ग्रुप। ठीक, अच्छा, जो समझाता हूं समझ में आता है कि नहीं? अगर समझ में आता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड लिविंग ग्रुप कौन सा है? लिविंग ग्रुप वो होता है जो जिसकी बेसिक प्रॉपर्टी कम होती है, जैसे OH माइनस, इसकी ये स्ट्रांगली बेसिक है, ये बैड लिविंग ग्रुप है, लेकिन इसको अगर H प्लस सप्लाई कर दिया तो वाटर में कन्वर्ट हो गया, इसकी बेसिसिटी कम हो गई और ये गुड लिविंग ग्रुप बन गया। इसीलिए अगर अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करनी है, ठीक है, तो एसिड के प्रेजेंस में करते हैं। उससे क्या होता है? OH ग्रुप है अल्कोहल में, उसको एसिड क्या कर देता है? H2O में कन्वर्ट करता है, जो कि गुड लिविंग ग्रुप है, बेटर लिविंग ग्रुप है। तो लिविंग ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? बेसिसिटी कम बेसिक होना चाहिए। स्ट्रॉन्गली बेसिक है वो बैड है। गुड लिविंग ग्रुप कौन सा है? जो लिविंग ग्रुप SN1 के लिए गुड है वही SN2 के लिए है। ठीक है, फॉर बोथ SN1 एंड SN2 गुड लिविंग ग्रुप कौन सा है? H2O
ROH. These are good living group. और पुअर लिविंग ग्रुप है पुअर लिविंग ग्रुप हाइड्रोक्साइड आयन RO minus. These are poor living group. और थर्ड है बैड लिविंग ग्रुप, बैड और नॉट लिविंग ग्रुप। हाइड्राइड, एल्काइल, ये सारे ग्रुप है बैड। ये बैड लिविंग ग्रुप है। These are bad living group. ठीक है। अगर हाइलाइट के रेस्पेक्ट में बोला जाए कि कौन सा सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, नहीं, इन केस ऑफ हैलाइड, इन केस ऑफ हैलाइड the order will be आयोडाइड सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड। सबसे वर्स्ट लिविंग ग्रुप है फ्लोराइड। ठीक है, ये लिखो। फिर इसके बाद देखते हैं 2 डिग्री हैलाइड की SN1 SN2 क्या देता है, कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, लिख लिया। इरेज करो। चलो, नोट्स बनाते जाना आप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही वोलाटाइल है, आप पढ़ते रहोगे, आपसे जुड़ा रहेगा। थोड़ा डिस्टेंस आप बनाओगे, इससे ये दिमाग से निकल जाएगा। लेकिन मजेदार बहुत है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और पढ़ो ऐसा कि कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको छोड़ना नहीं है। कीमा बना दो, केमिस्ट्री का कीमा, SN1 SN2 का कीमा। ये देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नहीं, 1 डिग्री। अच्छा, 1 डिग्री भी देता है ये। अच्छा, ये क्या देता है, ये देखो, ये क्या है, ये है क्या, ये एलाइल। ठीक है, एलाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये SN1 देगा, ये SN2 देगा, ये दोनों देता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन। ठीक है, डालो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ये हो गया SN2। ठीक है, SN2 ये कायरल कार्बन नहीं है, स्टेरियोजेनिक सेंटर भी बोलते हैं कायरल कार्बन को। ठीक है, इसलिए सिंपली यहां OH लगा दिया। ठीक है, अगर कायरल कार्बन रहता तो कंप्लीट इन्वर्जन होता। SN2 में क्लियर। अगर हाँ, आप चेंज कर दो H2, ये देगा SN1। ठीक है, अगर एक कायरल कार्बन आता तो 2 प्रोडक्ट, लेकिन मैकेनिज्म फॉलो होगा ये। ठीक है, ये दिख रहा है CH2 है, ये अंडरस्टूड है। समझने से मतलब, उतना माथा पच्ची करने से मतलब नहीं है। नहीं, आम खाने से मतलब, काउंट करने से मतलब नहीं। ठीक है,
हो गया। देखो इसमें क्या होगा, इसमें बनता है केटायन, ठीक है। तो ये केटायन बनेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, CH2 Br लूज करने के बाद, नहीं तो ये केटायन बनेगा। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, क्यों? ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, क्यों शिफ्ट करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, इधर शिफ्ट करता है, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है पूरे स्ट्रक्चर पे डीलोकलाइज्ड रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। चार्ज अगर कहीं पे एक्यूमुलेटेड है तो सिस्टम मॉलिक्यूल स्टेबल कम है, अनस्टेबल ज्यादा है। लेकिन अगर चार्ज वो पूरे स्ट्रक्चर पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, डीलोकलाइज हो गया, तो सिस्टम स्टेबल हो गया। लाइटनिंग क्यों होती है बारिश के दिनों में? बिजली क्यों कड़कती है? चार्ज एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। तो नेचर का रूल है, नेचर वांट्स टू गेट स्टेबिलिटी, तो वो डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो बड़े बड़े इमारत में ऊपर कंडक्टर लगा दिया जाता है, क्योंकि वो चार्ज को एक्सेप्ट करे और अर्थ में भेज दे। अर्थ सबसे बड़ा कंडक्टर है, ठीक है। तो सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए वो चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है। तो चार्ज अगर कहीं पे भी एक्यूमुलेटेड है तो सिस्टम अनस्टेबल है। अगर चार्ज डिलोकलाइज हो गया, डिस्पर्स्ड हो गया, तो सिस्टम स्टेबल हो गया, मॉलिक्यूल स्टेबल। तो ये फेवर करेगा SN1, ठीक है। अच्छा, और इसमें भी फेवर करेगा। इसमें क्यों फेवर करेगा? एक तो यह स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसलिए SN2 फेवर करेगा। दूसरा फेवर करने का कारण, ये जो ग्रुप है, ये जो इंटरमीडिएट बनेगा, उसके निगेटिव चार्ज को ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो कंजुगेटेड बॉन्ड है, वो ज्यादा एकोमोडेट करेगा, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, इसलिए इट विल गिव SN2 ऑल्सो, ठीक है। सेम कंडीशन होगा इसके साथ। इसके साथ भी सेम कंडीशन होगा, ठीक है। अगर सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल चेंज होगा तो SN2 देगा या फिर SN1 देगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द SN2 रिएक्शन। SN1 का वीडियो भी देखना है आपको, और ये देखोगे तब सारा कंप्लीट होगा, ठीक है। अगर समझ में आता है, पसंद आता है, तो सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलो। हम ये जो भी वीडियो बना रहे हैं आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। अगर आपको मैं नहीं समझा पा रहा हूँ तो मेरा मेहनत किया हुआ बेकार जा रहा है। तो इसलिए आप अच्छे और मैकेनिज्म को समझने के लिए आराम से वीडियो देखते हैं, आराम से क्लास में बैठ के सुनते हैं, तभी वो समझ में आता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में SN1 SN2 का क्या डिफरेंस वो भी बताएंगे। फिर एंकीमेरिक असिस्टेंस है, नेबरिंग ग्रुप असिस्टेंस, SNI मैकेनिज्म, उस सबका वीडियो है, वो भी आप देखोगे। टिल देन गुड बाय, एंजॉय करो, पढ़ते रहो, केमिस्ट्री का कीमा बनाते रहो। और मैं हूँ अशोक कुमार, मेरा चैनल लाइक करते रहो। थैंक यू।